हेलो, पुश एंड पुल इट इज द थ्योरेटिकल पार्ट। इससे बात कंप्लीट नहीं आएगी। ये जो डेफिनेशन आपने पढ़ी है पुश और पुल की, ये आई थिंक आपने 7th या 8th स्टैंडर्ड में पढ़ी होगी फोर्स के बारे में, बराबर है कि फोर्स क्या होता है। एनी पुश और पुल इज कॉल्ड फोर्स। और 7th या 8th क्लास में कैलकुलेशन वाला पार्ट नहीं होता जनरली साइंस में, बेसिक बेसिक पार्ट वहां पे चलता है। तो फोर्स का मतलब है इट इज एनी पुश और पुल दैट इज कॉल्ड फोर्स। आप इसको जैसे मान लो यहाँ एक ऑब्जेक्ट है ना, और ये आप मान लो यहाँ पे खड़े हो और रस्सी से ये ऑब्जेक्ट बंधा हुआ है, इट इज एनी स्ट्रिंग। और आप इसको क्या कर रहे हैं, यहाँ पे आप इसको पुल कर रहे हैं, रस्सी को पुल कर रहे हैं आप यहाँ पे। माइक म्यूट करो, माइक म्यूट करो, माइक म्यूट करो, माइक म्यूट करो, तुरंत माइक म्यूट कर दिया करो। तो एनी पुश और पुल, तो ये क्या है, यहाँ पे एक स्ट्रिंग है, दिस इज एनी बॉक्स। ये यहाँ पे एक स्ट्रिंग है या रस्सी है, और ये इस रस्सी से इस बॉक्स को क्या कर रहा है, खींच रहा है। तो पर्सन इज पुल द बॉक्स। दूसरी सिचुएशन ये ले सकते हो आप, जैसे ये बॉक्स है, ये इसको पुश कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो पुश या पुल। अब यहाँ पे ये क्या कर रहा है, इसको पुश कर रहा है यहाँ पे धक्का देते हुए। ठीक है, ये इसको पुश कर रहा है, धक्का दे रहा है यहाँ पे बॉक्स को। बट कितना फोर्स लगा रहा है, यहाँ पे पुल कर रहा है, कितना कर रहा है, बाय हाउ मच अमाउंट, बाय हाउ मच अमाउंट। कितना पुल कर रहा है, कितना फोर्स लगा रहा है, बाय हाउ मच अमाउंट। ये जो हाउ मच का जवाब है ये यहाँ पे नहीं है, इस डेफिनेशन पे है क्या, पुश और पुल पे। इसका आंसर नो यहाँ पे नहीं है आंसर बेटा इसका यहाँ पे। नो सर। नो सर। नो सर। देखो, फोर्स के बारे में जब भी हम पढ़ते तो हमारे दिमाग में आता न्यूटन, आता है कि नहीं आता? यस सर। यस सर। लेकिन फोर्स की जो कॉन्सेप्ट है वो न्यूटन ने नहीं दी है। फोर्स की कॉन्सेप्ट तो पहले से आई है कहीं से। फोर्स न्यूटन ने किसके बारे में बताया? ग्रेविटेशनल फोर्स। लॉज ऑफ मोशन। नहीं 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 नहीं, ग्रेविटेशन एंगल नहीं बेटा। लॉज ऑफ मोशन। न्यूटन की तो कहानी ऐसी है कि हर कहीं पे भले पड़े न्यूटन, तो है ना, हर कहीं पे अपनी टांग अड़ाए उनने साइंस में। मेरे वर्ड को अदरवाइज मत लेना, अपन कॉमन लैंग्वेज में बात कर रहे हैं, बट न्यूटन रियली वेरी ग्रेट साइंटिस्ट, और हर फील्ड में उनका कंट्रीब्यूशन है। मैं ये जो टांग अड़ाने वाली बात कर रहा हूँ ये अपनी लोकल लैंग्वेज में किया, न्यूटन ऐसे है वैसे है, हर जगह पे उनने कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन किया हुआ है। तो इतने महान साइंटिस्ट हैं वो, फिजिक्स के अपन फादर भी बोल सकते हैं उनको, न्यूटन को। तो जब भी हम फोर्स की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में न्यूटन आता है। न्यूटन के 3 लॉ आ जाते हैं। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, बराबर है, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, ये आता है। तो ये जो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन है ना, ये किसके बारे में है? हाउ मच। हाउ मच मतलब ये जो पुश और पुल की हम बात कर रहे हैं, ये कितना है, इसके बारे में इंफॉर्मेशन किसने दिया, इसके बारे में कैलकुलेशन वाले पार्ट को किसने बताया? न्यूटन ने बताया। बात समझ गए कि नहीं? यस सर। तो पुश और पुल के बारे में न्यूटन ने नहीं बताया, ये तो पहले से था। पुश एंड पुल, एनी पुश एंड पुल इज कॉल्ड फोर्स, ये तो पहले से था। ठीक है, एनी पुश और पुल इट इज द फोर्स, और ये पहले से है। आप
पुरानी मैथोलॉजीज बुक में भी इसको पढ़ सकते हो, ये थ्योरेटिकल वर्ड बहुत पहले से है, बट कितना ये किसने बताया, न्यूटन ने बताया, और फिर उसको किसके थ्रू बताया, उसने अपने लॉ ऑफ मोशन के थ्रू बताया, और फिर वो पॉपुलर हो गए क्योंकि हमें कितना फोर्स का कैलकुलेशन यहाँ पर से पता चला। तो ये भी ऐसे नहीं आए। न्यूटन ने कितने लॉ दिए यहाँ पे, न्यूटन ने कितने Three लॉ, laws. 3 लॉ ऑफ मोशन, ठीक है, तीनों लॉ। कौन कौन से लॉ आ गए यहाँ पे, फिर फर्स्ट लॉ आ गया, फिर सेकंड लॉ आ गया, फिर थर्ड लॉ आ गया, है ना। फर्स्ट लॉ किसके बारे में, सेकंड लॉ किसके बारे में, थर्ड लॉ किसके बारे में। तो फर्स्ट लॉ से बात कंप्लीट नहीं हुई थी, इसलिए सेकंड लॉ की जरूरत पड़ी, और सेकंड लॉ से भी बात कंप्लीट नहीं हुई थी, इसलिए थर्ड लॉ की जरूरत पड़ी। ऐसा नहीं कि अचानक तीनों लॉ लिख दिए भाई। अगर मान लो वो पहले लॉ पे ही सारी चीजें कंप्लीट कर देता तो दूसरे लॉ के लिखने की जरूरत पड़ती क्या, नो सर। है ना। मान लो कोई चीज आपने डिस्कवर की है और अगर पहले उस पे ही सारी चीजें कंप्लीट हो गई तो दूसरे तीसरे पे क्यों जाओगे। तो ऐसे ही यहाँ पर भी है ना, ऐसे यहाँ पर भी है। क्या है यहाँ पे भी कि फर्स्ट लॉ से फोर्स की डेफिनेशन कंप्लीट नहीं हो रही थी, उसके कैलकुलेशन वाले पार्ट पर नहीं पहुंच पा रहे थे, इसलिए सेकंड लॉ की जरूरत पड़ी। और सेकंड लॉ में भी कुछ चीजें अधूरी रह गई, इसलिए फिर किसकी जरूरत पड़ी, थर्ड लॉ की जरूरत पड़ी। बात समझ गए। तो फोर्स क्या है, पुश और पुल, दैट इज कॉल्ड द फोर्स। तो आगे बढ़ते हैं हम। स्क्रीनशॉट लो बेटा इस पेज का, स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का। हेलो सर डन। दिस इज पेज नंबर 2, ठीक है। तो आते हैं हम न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। चलो सबसे पहले न्यूटन्स फर्स्ट लॉ बताओ बेटा। फर्स्ट लॉ की डेफिनेशन जो पढ़े वही बोलो आप लोग। An object remains at rest until or unless an external force is applied. Until and unless a force is applied. ओके, कोई और बताओ। अच्छा ये बुक वाली डेफिनेशन मत बताओ, आप बिल्कुल सिंपल वाली बताओ जो सबको समझ में आए, ऐसी कोई डेफिनेशन बताओ। If the body is in rest, then it will be remain in rest only, and if the body is in motion, then it will remain in motion only, unless and otherwise an external force is applied on it. देखो भाई, आप सब लोग पूरा बुक का जो डेफिनेशन पढ़े हो ना, याद कर लिए, वही वाली बता रहे हो बिल्कुल। Sir, एक और a force is applied on an object and its move is called motion. ठीक है, बट मेरा ये है, देखो आप इसको अदरवाइज नहीं लो। आप लोगों ने जो डेफिनेशन बताया बिल्कुल बुक की डेफिनेशन है या नहीं, है ना। और आप लोग भी सही हो, ऐसा नहीं है कि आप लोग अगर बुक की डेफिनेशन नहीं लिखोगे तो हो सकता है आपके मार्क काट देते, यही रहता है ना। हेलो सर। हाँ Yes, sir. सर। हाँ बोलो बेटा। यस सर, मोशन का सीधा मतलब है किसी भी चीज का मूव करना। मोशन का मतलब है मूव करना। देखो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ समझने के लिए आपको स्टेट समझना पड़ेगा, स्टेट ऑफ बॉडी। और बॉडी की कितनी स्टेट हो सकती, दो ही स्टेट होती बॉडी की, क्या चीज, रेस्ट और मोशन। Rest or motion. रेस्ट एंड मोशन, है ना। रेस्ट एंड मोशन दो स्टेट होती बॉडी में। एक स्टेट होती है रेस्ट की, रेस्ट, एक स्टेट होती है मोशन, मोशन। ठीक है। तो फर्स्ट लॉ इसी से रिलेटेड है, स्टेट ऑफ बॉडी से रिलेटेड है। क्या रिलेटेड है, अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है तो क्या रहेगी ये बताओ जरा। ये जैसे कोई बॉडी रेस्ट पे ही रहेंगे। है, ठीक है, तो रेस्ट पे रहेगी। और अगर कोई बॉडी मूव कर रही है, जैसे यहाँ पे बॉडी मोशन पे है, ठीक है, और इट इज मूविंग विथ वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड, दिस इज दियर वेलोसिटी,
ये वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड। तो स्टेट ऑफ बॉडी दो टाइप की स्टेट है, स्टेट ऑफ रेस्ट एंड स्टेट ऑफ मोशन। तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ क्या है कि अगर कोई बॉडी रेस्ट पे तो वो रेस्ट पे ही रहेगी भैया, अपनी स्टेट नहीं बदलेगी। और कोई बॉडी अगर मोशन पे है तो मोशन पे ही रहेगी विद द कांस्टेंट वेलोसिटी, ये भी अपनी स्टेट नहीं बदलेगी। स्टेट कब बदलेगी? जब इसमें बाहर से कोई फोर्स लगाया जाए, एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स। एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स इस पे लगाया जाए, ठीक है। तो ये बॉडी अगर रेस्ट पे तो कंटिन्यूअसली रिमेन्स एट रेस्ट, ये बॉडी मोशन पे तो कंटिन्यूअसली रिमेन्स इन मोशन। अच्छा, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ को एक और नाम दिया गया है लॉ ऑफ इनर्शिया। लॉ ऑफ इनर्शिया, है ना। इनर्शिया का मतलब होता है, अगर मैं हिंदी में इस वर्ड को तोड़ूं तो दैट इज जड़त्व। जड़, जड़ मतलब समझते हो मराठी में? जड़ मतलब रूट्स। है, Yes, sir. जड़ मतलब समझते हो क्या होता है? जड़ मतलब रूट। हाँ, रूट का काम क्या होता है? पेड़ों को पकड़ के रखती, मतलब एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कराती, या अपनी स्टेट में जो चेंज होता है उसका अपोज करना। तो व्हाट इज द चेंज इन स्टेट। हाँ, इनर्शिया का मतलब होता है, इनर्शिया बॉडी की वो प्रॉपर्टी होती है, इट इज दैट प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी, इट इज दैट प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी by which it oppose the change in its state। अपनी स्टेट में होने वाले चेंज का अपोज करना, इस प्रॉपर्टी को इनर्शिया बोला जाता है। इस प्रॉपर्टी को जड़ बोला जाता है। जड़ का मतलब ये होता है, जड़ मतलब अपनी स्टेट में होने वाले चेंज का अपोज करना, ठीक है ना। तो इनर्शिया का मतलब ये है, अपनी स्टेट में होने वाले चेंज का अपोज करना, दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड इनर्शिया। इसलिए इसको लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि अगर कोई बॉडी रेस्ट पे तो ये रेस्ट पे ही रहना चाहेगी। इसको आप ऐसे समझ लो, अगर तुम सो रहे हो ना तो बड़ी इच्छा होती है हाँ सोते ही रहे जब तक कोई जगाए ना, ठीक है। और अगर कोई काम कर रहे हो, हाँ इसमें फिर न्यूटन फर्स्ट लॉ नहीं लगेगा कि आप पढ़ाई कर रहे हो तो आपकी इच्छा कंटिन्यूअसली पढ़ाई करने की होगी, इसमें लगता है क्या? हेलो नो सर। यहाँ पे ये फेल हो जाएगा फिर आपका लॉ। हाँ, लेकिन सोने के लिए जरूर लग जाएगा, आलस्य करने के लिए जरूर लग जाएगा, गप्पे मारने के लिए जरूर लग जाएगा। आप गप्पे मार रहे हो, बिल्कुल टाइम पास कर रहे हो, उसके लिए न्यूटन फर्स्ट लॉ बिल्कुल चलता रहेगा तुम्हारा, ठीक है। हाँ, पढ़ाई अगर कर रहे हो तो कंटिन्यूअसली पढ़ाई करोगे, इस पे नहीं लगेगा, ठीक है। तो ये हम वैसे ही मैं बात कर रहा था एक पॉइंट को समझाने के लिए। तो कोई बॉडी अगर रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे ही रहना चाहती है, कोई बॉडी अगर मोशन पे है तो वो मोशन पे ही रहना चाहती है, कांस्टेंट वेलोसिटी से ही चलना चाहती है, जब तक उस पे क्या ना लगाया जाए, अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए, बाहर से फोर्स ना लगाया जाए। अब देखो, अगर मैं इसको धक्का दे दूं क्या होगा बताओ जरा? बाहर से धक्का दिया मैंने, क्या होगा? इट विल मूव। कुछ होगा सर उसका स्टेट चेंज होगा। यस, इसकी स्टेट चेंज होगी। देखो, मूव करना नहीं करना अलग बात है, स्टेट बदलेगी। अगर रेस्ट पे तो मोशन पे आ जाएगी, और अगर मोशन पे तो रेस्ट पे आ जाएगी, या डायरेक्शन बदल जाएगा। तो स्टेट बदलने का मतलब क्या है? चेंज इन स्टेट का मतलब क्या होगा? रेस्ट से मोशन पे आना, मोशन से रेस्ट पे आना, चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी में चेंज होना, चेंज इन डायरेक्शन, कुछ भी हो सकता है। कोई ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट पे तो मोशन पे आ जाएगा, कोई ऑब्जेक्ट अगर मोशन पे है तो रेस्ट पे आ जाएगा, वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, कुछ भी हो सकता है ऐसा। तो चेंज इन स्टेट का मतलब ये सारी क्वांटिटी होती है, सभी टाइप की फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। समझ गए? क्लियर हो गया बेटा? अभी फर्स्ट लॉ समझ गए कि नहीं? Yes, sir. यस सर। समझ गए फर्स्ट लॉ क्या है? कि अगर ये बॉडी रेस्ट पे तो ये रेस्ट पे रहना चाहती है, जड़ रहना चाहती है। ये बॉडी मोशन पे तो ये भी मोशन पे रहेगी कांस्टेंट वेलोसिटी से, जब तक हम इसमें फोर्स ना लगाएं, बाहर से अनबैलेंस्ड फोर्स ना लगाएं। अगर अनबैलेंस्ड फोर्स इस पे लगाओगे तो क्या होगा? इसकी स्टेट बदलेगी, या तो मोशन पे आ जाएगा, या डायरेक्शन बदल जाएगा,
या फिर वेलोसिटी आ जाएगी इस पे, या इसका डायरेक्शन चेंज होगा, तो स्टेट बदलेगी। बात समझ गए? क्लियर हो गया कि नहीं? हेलो, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. हाँ सर। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ क्लियर हो गया बिल्कुल? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो जरा मैं एक्सीलरेशन की डेफिनेशन पे आऊं। अभी तक तुमने न्यूटन्स फर्स्ट लॉ का मैथमेटिकल फॉर्म नहीं पढ़ा होगा। देखो, ये बॉडी रेस्ट पे है और ये बॉडी मोशन पे विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। दिस इज कांस्टेंट वेलोसिटी। ये रेस्ट पे, ये कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रही है। एक्सीलरेशन का मतलब क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, हाँ या ना? यस और नो? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. यहाँ पे ये रेस्ट पे तो वेलोसिटी में तो चेंज आ ही नहीं रहा है ना, तो एक्सीलरेशन इज जीरो। यस और नो? यस सर। Yes, sir. यहाँ पर भी एक्सीलरेशन जीरो, यहाँ पर भी एक्सीलरेशन जीरो है। समझ गए? दोनों जगह पे एक्सीलरेशन जीरो है। एक और बात, इस पे भी नेट फोर्स जीरो और इस बॉडी पे भी नेट फोर्स जीरो है, हाँ या ना? Yes, sir. इस पे भी नेट फोर्स जीरो है और इस पे भी नेट फोर्स जीरो। नेट फोर्स जीरो होने का मतलब ये नहीं कि इसमें फोर्स नहीं लग रहा है, इस पे फोर्स लग रहा है। बाहर फोर्सेस हैं वो एक दूसरे के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर ले रहे हैं, एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर दे रहे हैं। ऐसा नहीं कि फोर्स नहीं लग रहा है, फोर्स लग रहा है, बट एक दूसरे के इफेक्ट को ये न्यूट्रलाइज कर दे रहे हैं, कैंसिल कर दे रहे हैं। ये मतलब है यहाँ पे नेट फोर्स जीरो होने का मतलब ये है। एक्सीलरेशन जीरो है, नेट फोर्स जीरो है। दोनों केस में बॉडी रेस्ट पे तब भी एक्सीलरेशन जीरो, बॉडी अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रही है तब भी एक्सीलरेशन जीरो है, नेट फोर्स भी जीरो है। समझ गया बेटा? हेलो, Yes, sir. Yes, sir. कोई डाउट इस पे? कोई डाउट? No, किसी sir. तरह No, का sir. कोई डाउट है क्या? किसी No, व्यक्ति को कोई डाउट है क्या? नो सर। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। क्या बेटा? सर वो सेकंड वाले केस में नेट फोर्स जीरो मतलब कैसे होगा? नेट फोर्स जीरो कैसे होगा? हाँ सर, मतलब उसको- उसमें पर सर जो हाँ बोल ना बेटा। सर इसमें जो मतलब जो मोशन में है सर उसका फोर्स अलग रहेगा, तो सर उसके अपोजिट में कौन सा फोर्स रहेगा? अच्छा, ये जो बोल रहा है उसको मूव कराने के लिए कोई फोर्स लग रहा है, ये बोल रहा है तू क्या? हाँ सर, उसके लिए नहीं, मतलब बॉडी वो की वेलोसिटी के लिए, बॉडी को मूव कराने के लिए वेलोसिटी के लिए किसी फोर्स की जरूरत नहीं है। बॉडी की वेलोसिटी को चेंज करने के लिए फोर्स की जरूरत पड़ती है। समझ गए? यस हाँ, बॉडी को मूव कराने के लिए कोई फोर्स की जरूरत नहीं। हाँ, तुम अगर ऐसा समझो कि जैसे यहाँ पे ये बॉल रखी हुई है, मान लो ऐसे, है ना? अब मुझे इसको धक्का देना है, मूव कराना, तो हम फोर्स लगा रहे हैं, लेकिन यहाँ फ्रिक्शन आ रहा है ना बेटा, इसमें आ रहा है कि नहीं? फ्रिक्शन के Yes, sir. अगेंस्ट में हमको काम करना पड़ रहा है। लेकिन अगर ये परफेक्ट स्मूथ सरफेस हो, परफेक्ट बिल्कुल बिल्कुल परफेक्ट स्मूथ सरफेस हो, आपने इसमें क्या किया, इम्पल्स दिया, और अगर ये वेलोसिटी है कुछ पे तो कंटिन्यूअसली चलते जाएगी, रुकेगी क्या? जैसे स्पेस में होता है। हाँ, जैसे स्पेस में होता है। यस अभी समझ गया? हाँ सर। पक्का? यस सर। जैसे स्पेस में होता है, लेकिन स्पेस में भी तुमको रॉकेट के इंजन चालू रखने पड़ते हैं, पता है कि नहीं? नहीं तो वो किधर भी जाता रहेगा। और दूसरा, जो दूसरी बॉडीज हैं वो भी ग्रेविटी लगाती हैं, तो वो ग्रेविटेशनल पुल के अगेंस्ट में रॉकेट को वर्क करना पड़ता है, इसलिए इंजन चलाना पड़ता है। ऐसा नहीं कि अपने को रॉकेट को बस अर्थ के बाहर भेजेंगे खुद ही चला जाएगा, ऐसा भी नहीं रहता। ठीक है, समझ गए? हेलो, हाँ सर, इंटरवल्स में करना पड़ता है। हाँ, जो इंटरस्टेलर स्पेस में जो ग्रेविटी है उसके अगेंस्ट में इंजन चलाना पड़ता है, ताकि प्रॉपर जगह पे रॉकेट हमारा जाए। ठीक है। लेकिन सर इंटरस्टेलर में तो केवल सन ग्रेविटी लगाता है, उसके बाद बाकी सबका अपना अपना एक ग्रेविटी इन्फ्लुएंस फील्ड होता है। हाँ, सन की ग्रेविटी इंटरस्टेलर स्पेस में, मतलब अब सन अकेला थोड़ी आ गया। अभी तो हम तो सिर्फ सोलर सिस्टम की बात कर रहे हैं, वो भी अपने वाले, तो उसमें सन की ग्रेविटी ज्यादा पावरफुल है। लेकिन उसके बाहर तो बाकी उनके भी तो आएगी ना, कुछ ना कुछ तो लगाएंगे ना। हेलो, यस सर। कुछ ना कुछ तो लगाएंगे ना। ठीक है, ये समझ गए अभी? Yes, sir. यस सर। ओके।
स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का, स्क्रीनशॉट लो। Done, sir. डन। अभी देखो ये जो कहानी है ना तुम लोगों के दिमाग में आई कि ये आगे चल रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है, नेट फोर्स जीरो कैसे, चलो मैं थोड़ा सा और बताता हूँ इसके बारे में। गाड़ी को एक्सीलरेट कौन सा फोर्स कराता है और गाड़ी को रिटार्ड भी कौन सा फोर्स कराता है? पहिए से मैकेनिकल फोर्स। मैकेनिकल फोर्स कौन सा होता है? ये गाड़ी के पहिए, ये पिछला पहिया हो गया गाड़ी का मान ले, ये अगला पहिया हो गया, ये गाड़ी हो गई आपकी, ठीक है, समझ गए? हाँ या ना? यस सर। हाँ sir. ओके। अब गाड़ी में इंजन भी रहता, मैंने ये लिखा कि ये 10 मीटर पर सेकंड की कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है। वेलोसिटी मतलब डायरेक्शन भी फिक्स है, और इसमें जो इंजन फिट है इसका, जो पहिए को घुमा रहा है, इंजन फ्रंट व्हील पे फिट है, बैक व्हील पे नहीं है, फ्रंट वाले व्हील पे इंजन फिट है इसका, जो इंजन को रोटेट करा रहा है, और उसका जो शाफ्ट होता है वो फ्रंट वाले व्हील पे है। पिछले जनरली पिछले पहिए पे रहता, हम पिछले पहिए पे भी ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है? हेलो सर तो फिर क्वेश्चन क्या है कि इंजन का शाफ्ट किधर है? क्वेश्चन ये नहीं है कि इंजन का शाफ्ट किधर है, मैं डायरेक्शन ऑफ फोर्सेस के बारे में बता रहा हूँ तुमको। चल यहाँ पे मैंने ये पिछले वाले पहिए पे ये शाफ्ट यहाँ पे है इंजन का, जो इसको घुमा रहा है, बराबर है पहिए को, ये फ्रीली घूमता है एक, ठीक है? यस सर। ओके। अब ये कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है, देखो कौन से फोर्सेस इस पे लग रहा है और ये कांस्टेंट वेलोसिटी क्यों है। एक्चुअल में जो पिछला वाला पहिया है जिसमें इंजन फिट है, इसमें फ्रिक्शन लगता है सामने की तरफ, और जो अगला पहिया है इसमें फ्रिक्शन लगता है पीछे की तरफ, और ये दोनों फ्रिक्शन बराबर हो गए, इसलिए नेट फोर्स ये वाले डायरेक्शन पे जीरो हो गया। दूसरा, यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन फोर्स भी लगता है, यहाँ पर भी नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लगता है, और वेट होता है एक, तो वेट और ये नॉर्मल रिएक्शन कैंसिल आउट हो गए और ये फ्रिक्शन कैंसिल आउट हो गए, इसलिए ये कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है। अभी समझ गए? सर दोनों जगह पे उल्टा फ्रिक्शन? यस। ऐसा क्यों? अगर आप इंजन बंद कर दोगे तो फिर दोनों पे पीछे लगेंगे, लेकिन अगर आपका इंजन चालू, आपको कांस्टेंट वेलोसिटी मेंटेन रखना है या फिर एक्सीलरेट कराना गाड़ी को, तो जो जिसपे इंजन फिट होता है उसमें फ्रिक्शन सामने की तरफ लगता है, उसी के कारण वो एक्सीलरेट होता है। इंजन के कारण एक्सीलरेट नहीं होता, इंजन तो अंदर ही अंदर घूम रहा है भाई। ग्राउंड पे एक्सीलरेट हो रहा है ना, आप कहाँ पे देख रहे हो? ग्राउंड पे देख रहे हो, ग्राउंड पे एक्सीलरेट हो रहा है, तो ग्राउंड और व्हीकल के बीच में कौन सा फोर्स है? ये फ्रिक्शन फोर्स है, समझ गए? यस सर। ओके। ये नॉर्मल रिएक्शन फोर्स क्या होता है? हाँ, ये नॉर्मल रिएक्शन फोर्स क्या होता है, ये पहली बार सुन रहा है तो थोड़ा रुक जाओ, अभी मैं इसलिए नहीं बता रहा था यहाँ पे, बस मैंने उतना ही छोड़ दिया था, तुमने पूछ लिया था इसलिए बताया मैंने। फ्रिक्शन जानते हो कि नहीं? बहुत अच्छे से सर। Yes, sir. ओके। एमजी जानते हो कि नहीं? Yes मिलीग्राम sir. सर। और ये नॉर्मल रिएक्शन पहली बार सुन रहे हो? Yes, sir. यस सर। ओके। स्प्रिंग फोर्स, स्प्रिंग वाले फोर्स, ये क्या होता है? यस ठीक, सर। स्प्रिंग का फोर्स, रस्सी में जो फोर्स होता है, टेंशन, रस्सी का टेंशन फोर्स। हाँ सर। जैसे ये केबल है, अभी लूज है ना, अभी ये केबल मान ले लूज है, तो अभी इसमें कोई फोर्स नहीं, लेकिन अगर हम ऐसा टाइट कर दे तो इसमें टेंशन फोर्स क्रिएट हो जाता है, समझ गए? यस सर। ओके, उसको हम स्ट्रिंग का टेंशन फोर्स बोल देंगे। लूज है तो टेंशन गायब हो गई, टाइट कर दिए तो टेंशन फोर्स आ गई। ऐसे ही जब दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के टच पे रहते हैं तो नॉर्मल रिएक्शन क्या होता है, देखो यहाँ पे, जैसे ये ग्राउंड है मान ले, पेज नंबर 3 है, सॉरी, ये ग्राउंड है, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट मान लो रखा हुआ है ऐसा, ये बॉक्स है और ये ग्राउंड है, तो ग्राउंड और बॉक्स दोनों एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे हैं, तो बॉक्स पे ग्राउंड ऊपर की तरफ फोर्स लगाता है और ग्राउंड पे बॉक्स नीचे की तरफ फोर्स लगाता है। इन फोर्सेस को हम नॉर्मल रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है? हेलो, अरे आप Yes. चेयर पे बैठे हो, मान लो, बैठे हो कि नहीं? Yes sir. यस सर। ठीक है, अगर चेयर हटा दो तो क्या होगा? गिर जाएंगे। गिर जाएंगे, इसका मतलब चेयर तुम्हारी बॉडी पे कोई फोर्स लगा रही है? Yes हाँ sir. सर। Yes, sir. नीचे।
फोर्स है वो, कौन सा फोर्स है? सर नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन Yes. फोर्स। अभी समझ गए कि नहीं नॉर्मल रिएक्शन क्या है? ये चेयर बना दी है मैंने और यहाँ पे चेयर पे इसको बैठा दूं मैं। माइक म्यूट कर लो जरा। किसको बैठा दूं मैं? आर्या को बैठा देता हूँ। ये लो आर्या बैठी यहाँ पे, ठीक है। तो चेयर ने आर्या पे एक फोर्स लगाई ऊपर की तरफ, दैट इज द नॉर्मल रिएक्शन। अब समझ गए बेटा? Yes, sir. यस सर। यस सर। क्लियर हो गया नॉर्मल की नहीं? अब हाँ सर। ओके, इसके ले लो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो। डन सर। ओके, चलो अभी अगले लॉ पे आते हैं, न्यूटन सेकंड लॉ पे। मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, ये तो पूरा चैप्टर ही अपना पता है, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, फ्रिक्शन, पूरा अलग ही पढ़ते 10-15 दिन पढ़ते इसको। ठीक है, अगले स्क्रीनशॉट लो इस पेज का, ले लिए? हाँ sir. तो ये समझ गए ये कांस्टेंट वेलोसिटी से क्यों चल रहा है? Yes, sir. हाँ, अगले पहिए पे फ्रिक्शन पीछे, पिछले पहिए पे आगे, इसलिए कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है। अगर एक्सीलरेशन कराओगे, ये तो फिक्स है, इसमें तो कुछ नहीं, ये तो फ्रीली चलने वाला है। मतलब अगर एक्सीलरेट कराओगे आप, तो एक्सीलरेटर देते हैं ना इंजन को, तो ये और तेजी से राउंड मारता है और इसके कारण ये वाला जो फ्रिक्शन और बढ़ जाता है, इसके कारण ये एक्सीलरेट होने लगता है। समझा? हाँ sir. यस सर। हाँ सर। इसको जितना ज्यादा राउंड मारवाओगे, ये वाला फ्रिक्शन उतना ज्यादा आगे बढ़ेगा। और अगर इंजन बंद कर दोगे तो फ्रिक्शन इसमें भी किधर लगने लगेगा? पीछे। पीछे की इसके बाद तरफ। थोड़ी दूर तक चलने पे रुक जाएगा। अच्छा, साइकिल में क्या होता है बताओ? जब आप पैडलिंग करते हो तो साइकिल में पिछले पहिए पे किधर लगता है फ्रिक्शन? आगे की तरफ। आगे की तरफ लगेगा। और पैडलिंग करना बंद कर दो तो दोनों पहियों पे किधर लगेगा? पीछे की तरफ। पीछे की तरफ. पीछे की तरफ। लगेगा, इसलिए चल के रुक जाएगा। बट फ्रिक्शन में इतना अकेला नहीं है, आप घाट पे चलोगे तो कुछ और डायरेक्शन होगा, हॉरिजॉन्टल फ्लैट सरफेस पे चल रहे तो कुछ और होता है, लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड। अभी हम उस पे नहीं जा रहे, मैंने एक सिंपल सा केस बताया अभी तुम लोगों को, ठीक है? हेलो, यस सर। यस सर। क्या कुछ बोल रहा है बेटा? नहीं? तो ये हमने अभी बिल्कुल सिंपल सा केस देखे, एक हॉरिजॉन्टल रोड है, उसमें गाड़ी चल रही, कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है, उसके अगले पहिए पे पीछे फ्रिक्शन लग रहा है और पिछले पहिए पे सामने की तरफ फ्रिक्शन लग रहा है, दोनों की वैल्यू बराबर, इसलिए कांस्टेंट वेलोसिटी है। तो देखो अभी इसमें फोर्सेस लग रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि फोर्सेस नहीं लग रहे हैं, फोर्सेस इस तरह से लग रहे हैं कि सबका सम कितना है, नेट फोर्स कितना है? 0. नेट फोर्स इज 0, सबका सम 0 है, नेट फोर्स 0 है। तो ये जो कार लिए हमने, ये जो व्हीकल लिए हमने, इस व्हीकल पे नेट फोर्स 0 है एंड एक्सीलरेशन भी 0 है, क्योंकि कांस्टेंट वेलोसिटी है, एक्सीलरेशन है ही नहीं। अभी समझा? अब गाड़ी चलाते टाइम अगर आपको कांस्टेंट वेलोसिटी मेंटेन रखनी रहती तो एक्सीलरेटर को किसी पॉइंट पे रोक के रखना पड़ता, पता है कि नहीं आपको? Yes sir. यस सर। तो उसको इसलिए रोक के रखना पड़ता है ताकि ये जो फ्रिक्शन पीछे लग रहा है उसको कंपनसेट किया जा सके। अगर आप एक्सीलरेटर बिल्कुल 0 कर दो तो गाड़ी का एक्सीलरेशन नहीं होता, लेकिन ऐसा नहीं है कि कांस्टेंट वेलोसिटी से चलते रहेगी। अगर आपने इंजन का रोटेशन बंद कर दिया, एक्सीलरेटर को 0 कर दिया, तो ये जो फ्रिक्शन है ये पीछे लगने लगता है और गाड़ी आपकी स्लो डाउन होने लगती है, ठीक है? यस सर। Yes sir. आगे बढ़ते हैं अपन, स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। Done sir. डन सर। पेज नंबर, ये जो पढ़ रहे हैं ना अपन स्कूल एग्जाम में लिखने के लिए नहीं पढ़ रहे, ध्यान रखना। हेलो, ये जो कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं स्कूल एग्जाम में लिखने के लिए नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है? यस सर। न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन। चलो सेकंड लॉ पे आते हैं। क्या भैया सेकंड लॉ बताओ जरा फिर से तुमको। The rate of change of momentum is directly proportional to external unbalanced forces. अब ये मोमेंटम क्या है? Sir, a change in velocity. Product of mass and velocity is Product of called mass and momentum. velocity. सर मोमेंटम में हम लोग पढ़ रहे हैं, यही मोमेंटम है। ठीक है, मोमेंटम मतलब इसको मैं डिनोट कर रहा हूँ P से, इट इज प्रोडक्ट ऑफ मास Mass and इनटू velocity.
मास एंड वेलोसिटी। वेलोसिटी। अगर हम इसकी यूनिट की बात कर लें मोमेंटम की, तो इसकी यूनिट आ जाएगी केजी फॉर द मास kg मीटर पर सेकेंड। सेकंड, बराबर है। ठीक है, इसको Yes. ऐसे समझ लो जैसे ये कोई ऑब्जेक्ट है, इसका कुछ मास है, यहाँ पे मास इज सपोज 2 kg और इसकी वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकंड। तो व्हाट इज इट्स मोमेंटम? प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी 20 kg मीटर पर 20 kg मीटर पर सेकंड। 20 kg मीटर पर सेकंड। ठीक है, ओके। अब हम आगे यहाँ पे न्यूटन सेकंड लॉ पे। व्हाट इज न्यूटन सेकंड लॉ? बताओ भैया, जो बुक की डेफिनेशन है वही बता दो आप। The rate of change of the rate momentum of is change of momentum is directly proportional to external unbalanced force। मतलब ये लिख दूं मैं, एक्सटर्नल फोर्स बराबर है नेट एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल्स टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम मतलब डेल्टा पी अपॉन टी, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल अपॉन टी, टी मतलब टाइम इंटरवल। इसको आप लिखते हो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ठीक है, इन अ गिवन टाइम इंटरवल। गिवन टाइम इंटरवल मैंने मैथमेटिकली लिखा है, बट जो आपकी डेफिनेशन है बुक में जो लिखी हुई है वो क्या है? किसी बॉडी पे लगने वाला एक्सटर्नल फोर्स किसके प्रोपोर्शनल होता है? किसी बॉडी पे लगने वाला एक्सटर्नल फोर्स किसके प्रोपोर्शनल होता है? Rate of change of रेट ऑफ momentum. चेंज ऑफ मोमेंटम। हाँ, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, Yes sir। समझ गए कि नहीं? yes sir. Yes, sir. किसी बॉडी पे लगने वाला फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसके। हाँ बोलो ठीक है भाई, चलो देखो अभी ये समझ गए सेकंड लॉ का मैथमेटिकल फॉर्म समझ गए आप लोग? Yes sir। यस सर। स्क्रीनशॉट लो। अब जो मास इनटू एक्सीलरेशन क्यों लिखते हैं उस पे आते हैं ना। स्क्रीनशॉट लो इस पेज का, ले लिए? यस सर। Yes. Yes, sir. देखो एक्चुअल में जो तुमने मास इनटू एक्सीलरेशन पढ़ा वो स्पेशल केस है न्यूटन सेकंड लॉ का। ये एक्चुअल फॉर्म है, ये एक्चुअल है रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, है ना, ये नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन एनी बॉडी। अब इसमें स्पेशल लिया जाएगा कि अगर किसी बॉडी का मास कांस्टेंट है, इफ मास ऑफ बॉडी इज कांस्टेंट, किसी बॉडी का मास कांस्टेंट है, तो बेटा फाइनल मास तो कांस्टेंट ही होता है ना? है। हाँ सर, मास मतलब 9th में तो ये पढ़ा था कि मास होता है। अच्छा ठीक है, जो रॉकेट ऊपर उड़ रहा है उसका मास कांस्टेंट रहता है क्या, बदलते जाता है? बताओ जरा। हाँ सर, ये मुझे क्वेरी थी कि मतलब स्पीड के साथ सर कांस्टेंट करना वेट से तो मास ही होता है। अरे भाई उसका फ्यूल जल रहा है तो मास कांस्टेंट कहाँ से है? हाँ सर। जैसे तुम गाड़ी चला रहे हो, उसमें तुमने पेट्रोल डाला कि नहीं डाला? 1 लीटर डाल दिया मान ले, और गाड़ी और तुम्हारा खुद का वजन मेजर कर लो पूरा, पेट्रोल डाल के। अच्छा सेंसिटिव मीटर है तुम्हारे पास, वेइंग मशीन है। उसके बाद तुम 100 किलोमीटर 50 किलोमीटर गाड़ी चला लो, 1 लीटर पेट्रोल चल जाती है। ठीक है, फिर वजन नापो, उतना ही रहेगा कि कम हो जाएगा? कम हो जाएगा सर, कम होते जाए। फ्यूल पेट्रोल कम होते जाएगा तो वजन कम हो रहा है। तो जब ये रॉकेट चल रहा है, यहाँ पे ऊपर उड़ रहा है रॉकेट, तो गैसेस जल रही है, यहाँ पे फ्यूल जल रहा है, फ्यूल इज बर्निंग, बराबर है। तो ओवरऑल रॉकेट का मास क्या हो रहा है बताओ जरा? डिक्रीज कम हो रहा है। डिक्रीज। ठीक है, समझ गए? लेकिन हम जो ये वाली जो कॉन्सेप्ट है, ये जो मास कांस्टेंट वाली, ये तो है ही भाई, मोमेंटम चेंज होता है। ठीक है, मतलब मास वेरी कर रहा है, ये यहाँ पे डायरेक्ट आपको दिख रहा है, गाड़ी में भी डायरेक्ट दिख रहा है। लेकिन जैसे गाड़ी प्लस आपका जो वेट है मिला के, गाड़ी और आपका खुद का मिला के, मान लो ये 150 kg है, पेट्रोल का वेट कितना आएगा ज्यादा से ज्यादा? 1 लीटर पेट्रोल का 1 kg मान ले, हाँ या ना? यस सर। Yes sir. ठीक है, यस सर। अगर मान लो 150 kg में 1 kg कम भी हो गया तो क्या फर्क पड़ेगा?
कुछ फर्क पड़ेगा? No, sir. नहीं, है ना, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, हम उसको छोड़ सकते हैं, वैसे ही उसको कांस्टेंट ही मान सकते हैं, ठीक है, समझ गए। लेकिन रॉकेट में इसमें बहुत फर्क पड़ता है, क्योंकि फ्यूल का वजन ही बहुत ज्यादा होता है रॉकेट में। जब आप गाड़ी चलाते हो तो आप गाड़ी के बराबर वजन का फ्यूल नहीं डालते, गाड़ी और आपका वजन मिला के जो फ्यूल का वजन होता है बहुत नेग्लिजिबल होता है, समझ गए। आप ऐसे समझ लो कि जैसे Yes, sir. हमारे कपड़ों का वजन है, तो वैसे ही फ्यूल का वजन होता है जब आप गाड़ी चला रहे हो। लेकिन रॉकेट में जो फ्यूल का वजन होता है वो भी बहुत ज्यादा होता है, उसका मास बहुत ज्यादा होता है, फ्यूल का वेट ज्यादा होता है, ठीक है, समझ गए। Yes, sir. Yes, sir. इसलिए ऐसा है। तो जब आप गाड़ी चला रहे हैं तो आप अपने मास को कांस्टेंट मान सकते हो, गाड़ी प्लस आपके खुद के। लेकिन जब रॉकेट की हम बात कर रहे हैं तो वहां पे मास को हम कांस्टेंट नहीं मान सकते। तो इसलिए मैंने लिखा यहाँ पर कि बॉडी का मास अगर कांस्टेंट है तो फाइनल मोमेंटम इज मास इनटू फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल मोमेंटम इज मास इनटू इनिशियल वेलोसिटी। सो देयरफॉर external force will be final momentum minus initial upon time, and इसको लिख सकते हो मास इनटू फाइनल वेलोसिटी मास इनटू इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। मास को कॉमन निकाल लो, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल अपॉन टाइम, तो ये किसके बराबर आ गया बेटा? M into A, acceleration. ये बन गया कि नहीं बन गया? Yes, sir. इसलिए फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सीलरेशन भी करते, बट इट इज नॉट द एक्चुअल फॉर्म ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ। Which is actual form of Newton's second law? This is actual form of Newton's second law. समझ गए? हेलो, Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. पक्का? फोर्स में डायरेक्शन भी होता है, तो किस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है वो किधर आएगा? जिस डायरेक्शन में मोमेंटम में चेंज होगा उसी डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, ठीक है। जिस डायरेक्शन में मोमेंटम में चेंज होगा उसी डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। क्लियर हो गई बात? हेलो, Yes, sir. Yes, sir. तो मास इनटू एक्सीलरेशन इट इज नॉट द एग्जैक्ट फॉर्म। ये न्यूटन सेकंड लॉ का स्पेशल केस है जब बॉडी का मास कांस्टेंट रहता है। स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़ते हैं अपन, ठीक है, ले लिए? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, मैं मिटा रहा हूं इसको, मिटा दूं। तो अब बिल्कुल सिंपल सी एप्लीकेशन देख रहे हैं हम न्यूटन सेकंड लॉ की। गाड़ी वाली एप्लीकेशन ही लेते हैं हम यहाँ पे, पेज नंबर 6 पे। इस पे आपको कैलकुलेट करना, फोर्स कैलकुलेट करना। क्वेश्चन ये है, फाइंड एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन बाइक। कोई बाइक है, इस पे एक्सटर्नल फोर्स आपको कैलकुलेट करना है। ये बाइक यहाँ पे इस तरह से मैंने ले लिया, ठीक है। और अभी इसकी जो वेलोसिटी है, मान लो u इक्वल्स टू 2 मीटर पर सेकेंड है, t इक्वल्स टू 0 पे, ठीक है। और जो ओवरऑल मास है अभी इसका, ये 150 kg है, ठीक है, इंक्लूडिंग फ्यूल, पेट्रोल एट्रोल मिला के। थोड़ी देर बाद आपने ये देखा कि जो बाइक है आपकी, या आप जो गाड़ी चला रहे हो, इट इज मूविंग विथ वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड। कितनी देर बाद इसकी वेलोसिटी इतनी होगी? 10 मीटर पर सेकेंड। ये t इक्वल्स टू 0 पे, इट इज t इक्वल्स टू 10 सेकेंड पे। टाइम इंटरवल ये हो गया, मतलब यहां से यहां तक जाने का जो टाइम इंटरवल है ये 10 सेकेंड है। समझ गए? थोड़ा बहुत फ्यूल जलेगा, Yes, sir. थोड़ा बहुत फ्यूल जलेगा यहाँ पे 10 सेकेंड में, बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, थोड़ा बहुत ही जलेगा। तो अब गाड़ी का जो मास है ये लगभग कितना ले लूं मैं यहाँ पे? ये इनिशियल मास है, अभी गाड़ी का मास हो गया आपका 149.99 kg। कुछ फर्क पड़ा क्या बहुत ज्यादा? No, No, sir. sir. No, sir. तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगाओगे कि इस गाड़ी पे कितना नेट एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है? कौन सा फार्मूला लगा? Rate of change of momentum. देख, एक तो यही वाला फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल अपॉन टी, लेकिन मास में बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ा है। क्या ये वाला लगा सकते हो कि नहीं? नेट फोर्स इज इक्वल्स टू हाँ मास, सर, लगा Mass into acceleration. लगा सकते हो कि नहीं लगा सकते? Yes. Yes, sir. Yes, sir.
तो मास इनटू एक्सीलरेशन का मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल Initial velocity. वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल। तो मास लगभग कितना 150 केजी है। तो यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है गाड़ी पे, नेट फोर्स विल बी गिवन बाय कितना मास है 150 केजी इनटू 10 माइनस 2 डिवाइडेड बाय 10, ये जाएगा मीटर पर सेकंड डिवाइडेड बाय सेकंड, एंड इट इज इक्वल्स टू, यहाँ पे बचा 8, 150 Newton. into 8 divided by 10, it is kg meter per second square, एक जीरो से एक जीरो और चला गया, 120 kg meter per second square, that is equals to 120 न्यूटन। न्यूटन के लिए सिंबल बस एम होता है, कैपिटल। इतना फोर्स इस पे लग रहा है, समझ गया बेटा कि नहीं? Yes, sir. हाँ सर। Yes, sir. अच्छा, ये एक्सटर्नल फोर्स कहाँ से आ रहा है? कौन सा फोर्स है एक्सटर्नल? अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, देखना। सर फ्रिक्शन का। यस, ये जो फ्रिक्शन है पिछले वाले पहिए पे, मान लो इंजन पिछले वाले पहिए पे फिट है, ये F डैश है और ये पिछले पहिए पे F लग रहा है, ये F है पिछले पहिए पे और सामने वाले पहिए पे F डैश है। तो ये जो नेट फोर्स लग रहा है ना, ये है F माइनस F डैश का सम। जो ग्राउंड इस पे फोर्स लगा ना, ये एक्सटर्नल फोर्स है। अच्छा, ये वर्टिकल वाले क्यों नहीं लिखे? वेट और नॉर्मल को क्यों नहीं लिखे हमने? वेट और नॉर्मल कैंसल आउट हो जाएंगे। यस, वेट और नॉर्मल कैंसिल आउट हो गए, ये वाले बस बच रहे फ्रिक्शन वाले, जिसके कारण ये एक्सीलरेट हो रहा है। ठीक है, तो एक्सटर्नल फोर्स कौन सा है? नेट फ्रिक्शन फोर्स इज द एक्सटर्नल फोर्स हियर। क्लियर हो गया बेटा? Yes, sir. कोई डाउट इस पे? नो सर। तो आई होप आप लोगों को न्यूटन सेकंड लॉ समझ में आया।